आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका एक और नाम है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी शुरू करने से पहले इससे प्रीवियसली जो हमने एक तो क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है, मैं उसका क्विक रीजन करवा देती हूँ। ठीक है, माना ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, सैंपल्स हैं, बहुत सारे सैंपल्स हैं। इन सैंपल्स में से अगर मुझे कहा जाए कि इस पर्टिकुलर सैंपल की साइज बताइए कि ये जो सैंपल्स दिए हुए हैं, इन सैंपल्स की साइज़ क्या है, तो मैं कौन सी क्रोमेटोग्राफी करूँगी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ओके, अगर मुझे कहा जाए कि इन सब सैंपल्स के ऊपर क्या चार्जेस हैं, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो इसके लिए मैं करूँगी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ओके, इसी तरह अगर हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए सैंपल में, अगर हमें पॉजिटिव चार्ज को आइडेंटिफाई करना है, आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी करूँगी, कैटायन। अगर मुझे बोल दिया जाए कि नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई करके दो, तो मैं एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी करूँगी। ऑलराइट, लेकिन अगर मुझे कह दिया जाए कि इतने सारे सैंपल्स में से कौन कौन से सैंपल हाइड्रोफोबिक है, न्यूट्रल है, वो बताइए आप, वो आइडेंटिफाई करके दीजिए, तो मैं इसके लिए करूँगी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। ओके, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर, ये दोनों एक पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है वो न्यूट्रल वाले के लिए, ज़ीरो चार्ज वाले के लिए, ज़ीरो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, आयंस या अमीनो एसिड्स, प्रोटीन सैंपल हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर हीटर है, वो हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी से पता लगा लेंगे। ओके, थोड़ा सा और रिवीजन करा जाए तो जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम क्या लेते हैं, कॉलम। उस कॉलम में क्या होता है, बीड्स होते हैं। वो बीड्स किसके बने हुए होते हैं, मॉडिफाइड सेलुलोज के। ओके, अगर हम कैटायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, कैटायन एक्सचेंजर, उसमें हम क्या लेते हैं, कॉलम प्लस बीड्स की जगह यहाँ पे ले लिया जाता है रेजिन, प्लस रेजिन से हम क्या कोटेड करते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल। ओके, एनायन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी में क्या किया जाता है, कॉलम लेते हैं, कॉलम में क्या होता है, रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स भी मॉडिफाइड सेलुलोज ही हैं। इससे हम क्या कोटेड करते हैं, रेजिन पर हम क्या कोटेड करते थे, DEAE, डाई इथाइल अमाइन एथाइलिन। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक में क्या होगा, वही कॉलम होगा, रेजिन होगा, बट यहाँ पे जो रेजिन है उससे एक हाइड्रोफोबिक ही कोटेड किया जाएगा। कैटायन में तो कार्बोक्सी मिथाइल था, एनाइन में DEAE था, और हाइड्रोफोबिक में हम करेंगे बेंजीन को। ओके, क्लियर ये टर्म। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। हमें दिया गया है सैंपल, सैंपल में हमें बोला गया है कि सबसे ज़्यादा
हाईली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कौन सा है वो हमें सेपरेट करके लाके दो। आई रिपीट, यहाँ पे डिमांड हो रही है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की, वो भी हाईली। हमें एग्जामिनर को बताना है कि आपने जो हमें सैंपल दिया है उसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक है, उसे वही जानना है कि बताइए सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक कौन सा है। ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे कॉलम के पास। ठीक है, ये बन गया हमारा कॉलम। कॉलम में क्या है? रेजिन है। ठीक है, ये क्या है? रेजिन है। ओके, यहाँ पे हमने बीकर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सैंपल को यहाँ पे पोर कर देंगे। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा हाईली हाइड्रोफोबिक निकाल के देना है। अब मुझे ये पता है कि ये जो रेजिन है इससे हमने हाइड्रोफोबिक ही मॉलिक्यूल अटैच किया है, बेंजीन को। बेंजीन। ओके, हमें कैटायन एक्सचेंजर में पता था कि अगर हम रेजिन से नेगेटिवली चार्ज को कोट करेंगे तो हमें पॉजिटिव चार्ज उससे बाइंड करते हुए पाए जाएंगे। हमने एनायन एक्सचेंजर में देखा था कि रेजिन से अगर हम पॉजिटिवली चार्ज केमिकल को बाइंड करवाते हैं तो उससे नेगेटिव चार्ज आयंस बाइंड करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, बेंजीन है वो हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफोबिक ही अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पे आयंस का चक्कर ही नहीं है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ही होती है। ठीक है, जब हमने इस सैंपल को इसमें पोर किया तो मुझे इतना पता है कि जितने भी हाइड्रोफोबिक हैं, इस सैंपल में से जितने भी हाइड्रोफोबिक होंगे वो तो इस रेजिन के हाइड्रोफोबिक जोन से बाइंड कर लेंगे, बट जो हाइड्रोफोबिक नहीं है या तो पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज हैं, वो क्या हो जाएंगे? इल्यूट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? इल्यूट हो जाएंगे। ओके, तो जब मैंने सैंपल को इसमें पोर किया, तो मुझे मेरे कंटेनर में इस कलर का सैंपल मिला, ये वाला। इससे मैंने आइडिया लगा लिया कि ये हाइड्रोफोबिक नहीं था, दैट्स वाई ये सबसे पहले इल्यूट हो गया। अगर हाइड्रोफोबिक होता तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग कर लेते, बट ये हाइड्रोफोबिक नहीं था इसलिए ये सबसे पहले आ गया। मैं क्लियर हो गई कि चलिए ये हाइड्रोफोबिक नहीं है, ये मेरा डिज़ायर मॉलिक्यूल नहीं है। इसको हटाया, वॉश किया, फिर मैंने थोड़ा और केमिकल ऐड किया। देखिए, केटायन एक्सचेंजर में और एनायन एक्सचेंजर में हम क्या यूज़ कर रहे थे? सॉल्ट यूज़ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सॉल्ट वीक बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहा था, बट यहाँ पे सॉल्ट यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्कोहल। अगर अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है तो हम ईथर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ईथर भी नहीं है तो हम CCl4 यूज़ कर सकते हैं। अगर CCl4 भी नहीं है तो हम एसीटोन यूज़ कर सकते हैं। हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को तोड़ता है, बॉन्ड ब्रेक। मतलब कि जब हम अल्कोहल या फिर ईथर या फिर CCl4 या फिर एसीटोन, इनमें से कोई भी ऐड ऑन करेंगे तो जितनी भी वीक हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होगी ना वो इजीली ब्रेक हो जाएगी। हमें तो कैलकुलेट करना है हाईएस्ट हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वाला, हाईएस्ट हाइड्रोफोबिक केमिकल मॉलिक्यूल, प्रोटीन, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो हमें जो वीक बॉन्डिंग वाले हैं वो पहले ही निकाल देने। ओके, केटायन
और एनायन एक्सचेंजर में क्या था, सॉल्ट ऐड कर रहे थे। सॉल्ट ऐड करने से जो भी वीक आयनिक बॉन्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले जितने भी वीक आयनिक बॉन्ड थे वो ब्रेक हो रहे थे। बट यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट आ गया हाइड्रोफोबिक का। अब हाइड्रोफोबिक को तोड़ने के लिए कुछ ऐसा ही मॉलिक्यूल चाहिए जो इन दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ दे, और वो ये रहे एग्जाम्पल। जिसकी लैब में जो भी अवेलेबल होता है वो उससे कर लेता है काम। हम यहाँ पे एल्कोहल का यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे अल्कोहल का यूज़ कर रही हूँ अभी समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो हमने अल्कोहल को ऐड किया आफ्टर वॉशिंग, तो मैंने क्या पाया, ये रहा मेरा कॉलम। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि अब जो मुझे कंटेनर है इसमें मुझे क्या मिलेगा, जो भी वीकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जो भी वीकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा, वो ज़रा सा अल्कोहल ऐड करने पर ही, ज़रा सा अल्कोहल ऐड करने पे ही बाहर आ जाएगा। ओके, तो मैंने देखा कि आफ्टर एडिंग अल्कोहल मुझे ये वाला मॉलिक्यूल रिजल्ट में मिला, ये मॉलिक्यूल रिजल्ट में मिला। मतलब फर्स्ट तो ये एल्यूट हुआ एंड सेकंड में ये एल्यूट हुआ, मतलब ये लेस हाइड्रोफोबिक था, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करती हूँ, मैंने फिर से क्या किया, वॉशिंग की और अल्कोहल ऐड किया और कंसनट्रेशन बढ़ा दी। मतलब पहले 30% अल्कोहल लिया, फिर 50% लिया। अब फिर देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30% अल्कोहल लिया, यहाँ पे 50% अल्कोहल लिया। अब क्या होगा, ये मैंने बनाया कॉलम। ठीक है, ओके, ये रहा रेजिन, ये रहा हमारा बेंजीन। अब जो मुझे मीडियम रिजल्ट मिलेगा उसमें मैंने क्या देखा कि मुझे इस कलर का मॉलिक्यूल रिजल्ट में मिला। इससे मैंने क्या रिजल्ट इंटरप्रेट किया कि ये सेकंड लोएस्ट हाइड्रोफोबिक बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है। सबसे लो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इसके पास था और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हाइड्रोफोबिक ये मॉलिक्यूल था। अब मुझे फाइनली मेरा रिजल्ट मिलने वाला है, अब मैं फिर से क्या करूँगी, वॉश करूँगी और इस बार मैं 50% अल्कोहल की बजाय 70% अल्कोहल का यूज़ करने वाली हूँ। वॉश किया पहले मैंने इसको और अब मैंने 70% अल्कोहल यूज़ कर लिया। अब तो मुझे फाइनल ही इनका हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करनी ही है। ठीक है, अब मुझे फाइनल रिजल्ट में क्या मिलेगा, मेरा डिज़ायर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, दिस वन, ये है हाईएस्ट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। भाई अब ये मैं लेके जाऊंगी हमारे टीचर जी के पास कि ये रहा जी, ये वाला है आपका हाईएस्ट हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम अननोन सैंपल से कौन सा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोफोबिक है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो ये थी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।